अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में बात करेंगे ऐसे रैकेट की जो पूरी प्लानिंग के साथ बकरी लेकर जाने वाले ट्रक ड्राइवर्स को अपना शिकार बनाता है। ड्राइवर से अवैध वसूली का पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं बैतूल के वर्दी वाले चोरों का ये कारनामा। बैतूल में वर्दी वाले गुंडों की मनमर्जी, ट्रक होंगे पास जब दिखाओगे पर्ची। जी हां, बैतूल में पर्ची का खेल रात के अंधेरे में चलता है। जब रास्तों में बकरी भरे ट्रक गुजरते हैं तो उन पर वर्दी वालों की नजर रहती है। ट्रक तभी आगे बढ़ पाएगा जब उन्हें पर्ची दिखा दी जाएगी। इस वक्त हम बैतूल परतवाड़ा रोड पर है और आप मेरे सामने देख सकते हैं ये जो गाड़ी जा रही है यूपी 93CT6843। इस गाड़ी में शिवपुरी से बकरी भरकर ये गाड़ी हैदराबाद की ओर जा रही है। लेकिन हैदराबाद जाते जाते इस गाड़ी के जो ट्रक ड्राइवर है या हेल्पर है उन्हें रकम चुकाना होता है। मतलब कि अगर यह ट्रक किसी थाने के सामने से अगर जा रहा है तो उस थाने के नाम से एक व्यक्ति आता है जो कि उनको पर्ची देता है और उस पर्ची का पास ये लोग थाने के पास बताते हैं। आज हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर निकले हुए हैं यही तहकीकात करने कि किस तरह से पुलिस इन ट्रक ड्राइवर से जो पैसा लेती है, किस बात का पैसा लेती है और ये पैसा आखिर ये ट्रक ड्राइवर क्यों देते हैं। विस्तार न्यूज की टीम पर्ची के इस खेल का पर्दाफाश करने के लिए निकलती है। एक ट्रक में सवार होती है और फिर पूरे खेल को अपने कैमरे में कैद कर लेती है। सबसे पहले बताते हैं कि बैतूल अमरावती मार्ग पर पड़ने वाले झल्लार थाने से इस खेल की शुरुआत होती है। थाने के करीब केरपानी गांव के पास एक आदमी टोकन लेकर खड़ा होता है, लेकिन वो कैमरा देखकर भाग खड़ा होता है। ये वही शख्स हैं जो ट्रक ड्राइवर से रुपए लेकर पर्ची देता है और जब ट्रक झल्लार थाने पहुंचता है तो सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी ड्राइवर के पास वो पर्ची चेक करता है। पर्ची देखकर ट्रक को आगे बढ़ने दिया जाता है। अब उस पर्ची को भी देख लीजिए जिसके जरिए वर्दी वाले अवैध वसूली करते हैं। इस पर्ची पर पेन से टोकन नंबर लिखा होता है और स्लोगन लिखा होता है कि जीवन अनमोल है, वाहन धीरे चलाएं। नीचे तारीख की सील और एक साइन होता है। इसमें बकायदा जीवन अनमोल है और कृपया सावधानी पूर्वक वाहन चलाइए और 1 मई 2024 की ये पर्ची दी गई है इनको। यानी मतलब कि ये जो पर्ची होती है ये इन गाड़ी का पास होता है। जब तक के ये पर्ची थाने पे आप नहीं दिखाएंगे तब तक के इनकी ये गाड़ी पास नहीं होती। ये पर्ची सिर्फ अवैध वसूली का जरिया है। अब हमने उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ बातचीत की जो इस अवैध वसूली का चुपचाप शिकार हो रहे हैं। वो भी जानते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात की भी फिक्र है कि रुपए नहीं दिए तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो पैसे देते ना? हाँ, पे दे 600 रुपए देते हैं। हाँ, देते 600 रुपए देते हैं। किस बात के देते को हिना भी देते थे, होटल पे भी देते थे, सालों से देते थे। ठीक है, कम से कम 50-60 थाने पड़ जाते। तो सब में एक जैसे ही पैसे देते हैं या कम ज्यादा भी देते हैं? कम ज्यादा भी देते, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, ऐसे देते हैं, लेकिन देना पड़ता है। देना पड़ता है। आपने देखा कि कैसे अवैध वसूली का कारोबार चल रहा है। अब कुछ आंकड़े देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये खेल कितना बड़ा है। बैतूल जिले से रोजाना 30 से 35 ट्रक गुजरते हैं। बकरी से भरे ट्रक बैतूल होकर हैदराबाद जाते हैं। थाने से 500 से 600 रुपए लेकर दी जाती है पर्ची। हर थाने में एंट्री के नाम पर कटाई जाती है पर्ची। एक थाने में रोजाना 15 से 20 हजार रुपए पहुंचते हैं। हर महीने में लाखों रुपए की अवैध वसूली होती है। विस्तार न्यूज ने जब अधिकारियों के सामने मामले को उजागर किया तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। वाहनों से अवैध वसूली की जा रही है और जिसपे कुछ भेड़ बकरियां भरे रहते हैं और इसकी जांच वरिष्ठ अधिकारियों से करवाई जा रही है
और जिस किसी को भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई इस पर की जाएगी। ये खबर विस्तार विशेष के लिए बेहद विशेष है, क्योंकि मामला उन लोगों से जुड़ा है जो छोटे छोटे धंधे कर अपना परिवार चला रहे हैं। ऐसे में उनकी मेहनत की कमाई अवैध वसूली की भेंट चढ़े, ये ठीक नहीं है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी कैसे वर्दी वालों की अवैध वसूली पर लगाम लगाते हैं, या फिर वर्दी वाले ये चोर बीच रास्ते पर खड़े होकर बेबस और लाचार ट्रक ड्राइवर्स को लूटते रहेंगे। विस्तार न्यूज के लिए शंकर राय की रिपोर्ट। मौत हमेशा दुखद होती है, चाहे वो किसी भी हालत या उम्र में हुई हो। सोचिए जब कोई अपनों को खोने के दर्द से गुजर रहा हो और इसी दौरान उसे घंटों मरचुरी के बाहर भटकना पड़े। लेकिन रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मृतक के परिजन इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है तो पीएम रिपोर्ट के लिए महीनों भटकना पड़ता है। देखिए परिजन के दर्द और जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये वो लोग हैं जिन पर कुदरत ने कहर बरपाया है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के मॉर्चुरी के बाहर इंतजार करते ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी अभी किसी अपने को खोया है। एक तरफ कुदरत की मार पड़ी तो दूसरी तरफ सिस्टम भी इन पर रहम नहीं कर रहा। लोग अपने पोस्टमार्टम के लिए घंटों इंतजार करने को मजबूर हैं और जब पोस्टमार्टम हो जाए तो पीएम रिपोर्ट के लिए महीनों अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अंबेडकर अस्पताल में लगातार ये शिकायत आ रही है कि पीएम रिपोर्ट आने में देरी हो रही है, जिसकी वजह से पुलिस की कार्रवाई में भी विघ्न आ रही है। साथ साथ मरीजों के परिजनों को भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है। देखिए मैं इस वक्त जो हूँ अंबेडकर अस्पताल के शव परीक्षण कक्ष मॉर्चुरी के बाहर हूँ और आपको देखिए भीड़ दिखा देता हूँ। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। सुबह के 11:24 हो रहे हैं, लेकिन ये भीड़ यहाँ पर लगी हुई है पीएम रिपोर्ट के लिए, पोस्टमार्टम के लिए। कुछ लोग भी हैं, हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि समझे कि मतलब आखिर क्या चल रहा है, कितनी देरी हो रही है। सर आप लोग कब से खड़े हैं? बस यहाँ 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। तो 2 घंटे में आप लोग पेशेंट मतलब जो शव है वो चला गया? वो अंदर ही है अभी तो वो कल ही एडमिट किया करवाया था। हाँ कल ही यहाँ पे आगे भर्ती। अच्छा कल एडमिट किए थे? कल सुसाइड किए थे बच्चे, तो उसी का ही है, उसी के रिपोर्ट के लिए खड़े हैं। तो ठीक बोल रहे हैं आप। पीएम रिपोर्ट बहुत 9-9, 10-10 महीने 1 साल लगा दे रहे हैं ये लोग, जबकि परिवार परिजन के लोग घूमते रहते, भटकते रहते, उसके भी अगर कोई क्लेम केस नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। तो मेरे खुद कई सारे क्लाइंट लोग हैं जिनका बेचारे लोग भटक रहे हैं अभी तक। उनके भी घर गरीब आदमी तो मर जा रहे हैं, कोई मतलब का नहीं हो रहा। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता, कार्रवाई भी नहीं हो पाती ना। उसके भी घर उनको कार्रवाई लग रहा है आपको इसमें, क्यों ऐसा हो रहा है? अब पता नहीं भाई, ये तो अंदर ही मामला ही जाने डॉक्टर साहब लोगों का। लोगों की बातों से अस्पताल की लापरवाही और मृतकों के परिजन की पीड़ा साफ झलकती है। लेकिन जब हमने जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने बात करने की जहमत तक नहीं उठाई। मेकाहारा अस्पताल में जब हम ये जानने पहुंचे कि आखिर यहाँ पर पोस्टमार्टम करने में इतनी देरी क्यों हो रही है, लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जब हम ये जानने की कोशिश किए तब हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी में पहुँचे। यहाँ की एचओडी से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने समय न होने का हवाला देते हुए कहा कि हम इस वक्त बातचीत नहीं कर सकते हैं। लाश रखे हुए हैं मॉर्चुरी में, लेकिन वो लाश जो है शव परीक्षण के लिए नहीं जा पा रहे हैं। मेकाहारा अस्पताल में पोस्टमार्टम और उसकी रिपोर्ट में देरी होना कोई नई बात नहीं है। पीएम रिपोर्ट नहीं मिलने से जहां शवों के अंतिम संस्कार में देरी होती है, तो पीएम रिपोर्ट में देरी से न्याय मिलना भी मुश्किल हो रहा है। पुलिस भी इस देरी से काफ़ी परेशान है। 2022 से अब तक करीब 500 रिपोर्ट पेंडिंग है। पीएम रिपोर्ट के बिना जांच में आती है अड़चन। पीएम रिपोर्ट के बिना बिसरा जांच मुश्किल है। रिपोर्ट के बिना नहीं होता है मामलों का निराकरण। दोषियों को सजा में देरी होती है। धाराएं बढ़ाने घटाने में परेशानी आती है। न्याय के लिए भटकते रहते हैं परिजन। कई बार पीएम रिपोर्ट थोड़ा लेट से मिलता है। इससे पीएम रिपोर्ट जब मिलती है उसके साथ विसरा परीक्षण के लिए उसको कई बार भेजना पड़ता है, तो जो थोड़ी दिक्कत होती है। किंतु इस समस्या के समाधान के लिए अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा मीटिंग ली गई थी सभी विभागों की, जिसमें पीएम से रिलेटेड, मुलायजा से रिलेटेड समस्या का कैसे समाधान किया जा सके। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल पर प्रदेश भर के लोग निर्भर करते हैं।
ऐसे में अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी होना प्रशासन के मैनेजमेंट पर भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि रायपुर कलेक्टर अब इस मामले को लेकर गंभीर नजर आ रही हैं। इस विषय पर चर्चा की है कि कैसे जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए और कैसे जल्दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाए। कई बार संसाधनों की कमी के कारण नहीं हो पाता, एक ही दिन में कई बार कोई दुर्घटना होती है, एक साथ कई पोस्टमार्टम करने होते हैं। तो हमने उनकी समस्याओं को सुना है और जहाँ पर भी व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता है, डॉक्टर्स बढ़ाने की आवश्यकता है, कोई संसाधन देने की आवश्यकता है, हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। ये मामला बेहद संवेदनशील है। जिम्मेदारों को इसकी गंभीरता को समझना होगा। क्या मौत के बाद भी शव अपने मोक्ष का इंतजार करते रहेंगे या फिर न्याय के लिए परिजन भटकते रहेंगे? आखिर क्या है वजह कि शवों के पीएम में घंटों की देरी होती है? क्या कमी है कि पीएम रिपोर्ट महीनों तक पेंडिंग रहती है? भले ही जिम्मेदार अभी जवाब देने से बच रहे हों, लेकिन जवाब तो देना होगा। विस्तार न्यूज के लिए अनमोल तिवारी की रिपोर्ट। अब बात करेंगे धार की। यह एक ऐसा गांव है जो भीषण जल संकट से जूझ रहा है। हालत यह है कि 2 बूंद पानी के लिए गांव वालों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। संकट बड़ा है, लेकिन समाधान के बजाय जिम्मेदार लोग एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। हाथों में खाली बर्तन लेकर जाते ग्रामीणों की ये कतार बताती है कि जल संकट कितना भीषण है। जल संकट जितना भीषण है, उतना ही कठिन संघर्ष 2 बूंद पानी को इकट्ठा करने का भी है, क्योंकि जान दांव पर लगाने के बाद ही पानी की चंद बूंदें इन्हें नसीब होती हैं। धार के नालछा विकास खंड के चाईडीपुरा के लोगों की जिंदगी सिस्टम और पानी ने तहस नहस कर दी है। ग्रामीण सुबह से पानी के इंतजार के लिए संघर्ष करते हैं। गांव से 3 किलोमीटर पहाड़ों से रिसकर आने वाली कुछ बूंदें ही इनका एकमात्र सहारा है, लेकिन उसके लिए भी 250 फीट खाई में उतरना पड़ता है। पहाड़ के पथरीले और फिसलन भरे रास्तों से उतरकर ग्रामीण पहाड़ से आने वाले पानी को बर्तन में बूंद बूंद कर इकट्ठा करते हैं। कोई कुंड में इकट्ठा होने वाला पानी अपने बर्तनों में भरता है, तो कोई पहाड़ों से झरझर बहने वाले पानी को जमा करता है। कोई गड्ढे में जमा हो रहे पानी से प्यास बुझाता है, तो कोई पहाड़ से बह रहे पानी का रुख करता है। तस्वीरें बताती हैं कि एक एक बूंद पानी कितने मुश्किल हालात में इन ग्रामीणों को नसीब होता है। लेकिन मुश्किल यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस पानी को लेकर पहाड़ की सीधी चढ़ाई भी तो चढ़ना है। थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ग्रामीण भी ये जानते हैं, लेकिन प्यास बुझाने के लिए जिंदगी को दांव पर लगाना पड़े तो ये भी करना ही पड़ता है। चाईडीपुरा गांव है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अपना केदारनाथ है। वहाँ से 200 मीटर खाई के नीचे से पानी भर के लेके आना पड़ता है। वहाँ से पानी की बहुत समस्या है चाईडीपुरा में। कब से ये समस्या? ये समस्या है कम से कम 7-8 साल हो गए। पानी की समस्या है और ये कम से कम बहुत ही साल हो गए। तो हर साल देते हैं हम, शिकायत भी करते हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। कई बरस हो गए हो। तो आपके जो घरों में जो पीने का पानी है, वापरने का पानी, वो कहाँ से लाते हैं? केदारनाथ से जाते हैं। और सियाला महीने थोड़ा बहुत झरना चला करता हमारे पास में, उसमें से नीचे खाई में उतर के उसमें से ले आते हैं, कई डब्बी से भर के। 200 फीट नीचे उतर के खाई में पानी लाना पड़ता है। इस पे खतरा भी रहता है? हाँ, खतरा भी होता है। जान जोखिम में डाल के पानी लाना पड़ता है। अब ये भी समझ लेते हैं कि ग्रामीणों की जिंदगी को जोखिम में डालने के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? जिम्मेदार वो सिस्टम है जो गांव में नल जल योजना के तहत पाइपलाइन तो बिछवा देता है, लेकिन उसमें पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, इसकी फिक्र उसको नहीं है। हैंडपंप तो लगवा देता है, लेकिन उसके बाद ये नहीं देखता कि वो चालू है या नहीं है। ग्रामीण कहते हैं कि हर स्तर पर शिकायत की, लेकिन उनकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा। पानी की समस्या है सर। वो कब से है ये समस्या? कब से है? कई साल हो गया वो, कई साल से। कैसे पानी लाते हैं आप? मिलता ही नहीं है वो। वहीं जाते हैं, वहीं खोदरे में उतर के जाते, बूंद बूंद पानी आते हो। सब गए थे पंचायत में शिकायत करने, सब बोले 3-4 बार गए, पर सुनवाई नहीं करता हमारी, सुनती ही नहीं हमारे कोई भी। कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? बहुत दूर से लाते हैं, 2 किलोमीटर रामपाल की धाम से। हाँ, गिर भी जाते हैं और हाथ पैर टूट भी जाते हैं, लग भी जाती है चोट। तो फिर भी अब हमारों को प्यास बुझाने के लिए फिर भी पानी लाना पड़ता है हमको।
हम पानी यहाँ से थोड़ा बहुत भरते हैं, ना तो केदारनाथ में से खोदरे में से भर के लाते हैं। पानी की कोई सुविधा नहीं है यहाँ हमारे को। कोई घर पे जो नल होने उसमें पानी आता नहीं, कुछ भी नहीं आता नल पे पानी। भीषण जल संकट। मजबूर ग्रामीणों की बात जब विस्तार न्यूज ने जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाई तो अधिकारी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए नजर आए। पीएच विभाग इस जल संकट का ठीकरा ग्राम पंचायत पर फोड़ रहा है। इसमें यहाँ पर करीब 40 घरों की संख्या कुल 40 है तथा 250 के आसपास जनसंख्या है। यहाँ पर विभागीय 2 हैंडपंप स्थापित है जिसमें से एक चालू है और नल जल योजना अंतर्गत यहाँ पर पाइपलाइन बिछाकर चालू स्थिति में ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई है, जिसके संचालन संधारण की जवाबदारी संबंधित ग्राम पंचायत की है। चूँकि ये आपके माध्यम से मुद्दा हमारे संज्ञान में आया तो इसको हम लोग ग्राम पंचायत से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई समस्या तो उसको चालू करवा दें। अब सवाल ये नहीं है कि जिम्मेदार कौन है, सवाल ग्रामीणों की परेशानी का है। सवाल उन मासूमों की जिंदगी का है जो तपती धूप में पहाड़ों के बीच 250 फीट गहरी खाई में पानी लेने उतरते हैं। सवाल उन बुजुर्ग और महिलाओं का है जो सिर पर पानी के बर्तन लेकर मुश्किल चढ़ाई चढ़ते हैं। अगर समय रहते जिम्मेदारों की नींद नहीं खुली तो ये ग्रामीण किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। सवाल उस परेशानी का भी है जिसके चलते 3 किलोमीटर का सफर इन ग्रामीणों को तय करना पड़ता है और ऐसे में जिम्मेदारों का पल्ला झाड़ना किसी भी सूरत से सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने से ज्यादा समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाने का है, चाहे वो किसी की भी जवाबदारी हो। विस्तार न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। मुसीबतों का पहाड़, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको हकीकत में दिखाते हैं मुसीबतों का पहाड़। दरअसल ये वो पहाड़ है जो कई जिंदगियों को उजाड़ने का काम कर रहा है। गांव के गांव बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। रायगढ़ में जिंदल पावर प्लांट के बनाए गए फ्लाई ऐश बांध से उड़ने वाली राख ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन ना तो प्लांट प्रबंधन ध्यान दे रहा है और ना ही प्रशासन संजीदा नजर आ रहा है। जिंदगी हो रही उजाड़, बढ़ रहा मुसीबत का पहाड़। जो पर्वतारोही होते हैं वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ते हैं, बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हैं। मैं भी एक पहाड़ चढ़ने आया हूँ, देख पा रहे होंगे पहाड़ है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं पत्रकार हूँ, मैं समस्या का पहाड़ आप लोगों को दिखाने आया हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं और किस प्रकार से जो समस्या का पहाड़ है वो लोगों के जीवन में मुसीबत बनी हुई है उसे आप लोगों को दिखाते हैं। जब पहाड़ के ऊपर की तस्वीर आप विस्तार न्यूज के कैमरे से देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कोई कश्मीर है, बर्फ की चादर है यहाँ बिछी हुई है, लेकिन बर्फ की चादर नहीं बल्कि जिंदल से निकलने वाला ये राख है और राख है वो यहाँ इकट्ठा किया जाता है। जब हल्की सी भी आंधी आती है तो राख है उड़कर गांव में जाती है और गांव में लोगों के घरों के राशन में, कपड़े में, खाने के सामानों में, सब्जी भाजी में हर जगह जम जाती है। जी हाँ, यही पहाड़ आसपास के गांव की जिंदगी को उजाड़ रहा है। राख का ये ढेर सेहत को खाक कर रहा है, फसलों को तबाह कर रहा है और लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने का काम कर रहा है। अब इस धूल के बवंडर को देखिए, जिंदल पावर प्लांट की राख का गुबार। जब यहां से धूल भरी आंधी उठती है तो तबाही सी लेकर आ जाती है। यहां से उठने वाली धूल हजारों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है। जहां देखो वहां सिर्फ धूल ही धूल आपको नजर आएगी। घर बाहर तो छोड़िए, अंदर भी ये मुसीबत दाखिल हो जाती है। ना तो खाने पीने का सामान सलामत बचता है, ना ही कपड़े साफ रह पाते हैं। में भी परेशानी हो रही है, पीने में भी हो रही है और सांस का भी बहुत परेशानी है। कपड़े में होता है और बार बार भी धोते हैं, राख उड़ता रहता है, इसका कोई समाधान नहीं है। प्लस शादी वगैरह होता है, छठी वगैरह, उसमें भी खाने वाने बैठते हैं तो पूरा डस्ट उड़ जाता है। जिंदल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश ने हर तरफ हाहाकार मचाया है, यहाँ तक कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा दिया है। नदी और तालाबों का पानी नहाने लायक नहीं बचा। पेड़ पौधों के पत्ते भी इस राख की परत में जकड़े हुए हैं। किसान इस राख से बेहद परेशान हैं, क्योंकि राख की वजह से फसलें खराब हो जाती हैं, मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है और फसलों का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। पत्ती में जब केमिकल फ्लाई ऐश उड़ के जाता है ना, तो फल फूल लगने में बहुत कठिनाई होती है। हर प्रकार के हम लोग ना कीटनाशक, आपका फल फूल वाला जो भी विटामिन वगैरह डाल रहे हैं,
किसान को कोई किसी भी प्रकार की फायदा नहीं हो रहा है। ये सब फसल में 10% राख के 10% जो है वो उड़िया के आते तो फसल हर सब नुकसान होते। इस गंभीर समस्या से पाता रेगवा, सालिया भाठा, कुंजे मुरा सहित तकरीबन 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के लोग शिकार हो रहे हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये मुसीबत पहाड़ आखिर कैसे बना। जिंदल पावर प्लांट में कोयले की खपत से निकलती है राख। प्लांट में रोजाना 24,000 मीट्रिक टन कोयले की खपत है। कोयले से करीब 40% राख निकलती है। 9,600 मीट्रिक टन राख रोजाना बनती है। राख के लिए 500 एकड़ में बनाया गया है डैम। डैम की ऊंचाई करीब 30 मीटर हो चुकी है। प्लांट से उड़ रही राख अपने साथ कई बीमारियों को भी लोगों की जिंदगी में झोंक रही है। डॉक्टर्स भी इसे सेहत के लिए बेहद खतरनाक मानते हैं। पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित कर देता है। हवा में उड़ने से बढ़ जाता है वायु प्रदूषण। जमीन में मिलकर जमीन की उर्वरक क्षमता घटा देता है। प्रदूषित हवा में सांस लेना हो सकता है खतरनाक। सांस की बीमारी फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण है। आंखों में जलन, स्किन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। किडनी और पेट की बीमारी भी हो सकती है। कैंसर मल्टीप्लाई हुआ है हमारे यहाँ केस। जो लंग कैंसर हम लोग सालों में 2 देखते थे, अब हर महीने 2 देखते हैं। परेशानियां हैं, डॉक्टर्स भी खतरों से आगाह कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जिंदल पावर प्लांट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। विस्तार न्यूज ने ईमेल कर प्लांट के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। साफ तौर पर यहां लोगों की जिंदगी और नियमों से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्लांट में एनजीटी के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। राख न उड़े इसके लिए लगातार पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। राख के ऊपर मिट्टी की परत भी नहीं डाली गई। राख को गीला रखने का काम भी नहीं किया जा रहा। साफ तौर पर जिंदल पावर प्लांट की मनमानी हवा में उड़ती हुई दिख रही है। हमने अधिकारियों के सामने समस्या रखी तो उनके जवाब समस्या के मुताबिक गंभीर नजर नहीं आए। कृपया ऐसी वारदातों को आप उजागर करते रहा करिए या जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के नॉलेज में लेते आइएगा। ऐसी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। आपके संज्ञान आया है, इसमें जांच करेंगे। साफ है, पावर प्लांट के साथ साथ प्रशासन भी ग्रामीणों की जिंदगी को लेकर ज्यादा संजीदा नजर नहीं आता। अब सवाल है कि मौत के गुबार के बीच रहने को मजबूर इन ग्रामीणों की जिद कौन लेगा? कौन प्लांट की मनमानी पर रोक लगाएगा? अगर जल्दी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो वो दिन दूर नहीं जब ये धूल का गुबार हजारों जिंदगियों को तबाह कर देगा। विस्तार न्यूज के लिए अश्विनी मालाकार की रिपोर्ट। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।